नमस्कार, वंदे मातरम प्यारे साथियों। मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। और इसी तैयारी को और मजबूत और शानदार और दमदार बनाने के लिए हम कर रहे हैं करंट जीके। जी हां प्यारे विद्यार्थियों, करंट अफेयर्स कर रहे हैं अंतरराष्ट्रीय क्रोनोलॉजी के माध्यम से। और आज की क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाली है आरएएस एग्जाम के लिए, वीडियो एग्जाम के लिए, पटवार एग्जाम के लिए, 4th ग्रेड जेल प्रहरी एग्जाम के लिए। क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम करने वाले हैं प्रादेशिक करंट अफेयर्स, यानी राजस्थान करंट अफेयर्स आज हम पढ़ने वाले हैं, जो आपके हर एक एग्जाम में पूछा जाएगा, चाहे वो 4th ग्रेड की हो चाहे आरएएस की हो। और इस महीने से आपको दो या प्यारे विद्यार्थियों 3 क्वेश्चन केवल और केवल इस क्लास से देखने को मिलेंगे। तो इस क्लास को लास्ट तक लगा लेना प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि इस क्लास से आपका सिलेक्शन भी हो सकता है। क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप 2 या 3 नंबर से रहते हो, और क्या पता प्यारे विद्यार्थियों वो 2 या 3% इसी क्लास से आ जाए और आपके सही हो जाएं, और पक्का पूछा जाएगा इसी क्लास से 2 या 3 क्वेश्चन है, वो चाहे अब की बार आरएएस का एग्जाम हो, चाहे 2 फरवरी को है, चाहे वीडियो का एग्जाम हो, चाहे पटवार का एग्जाम हो। तो इस क्लास को लास्ट तक लगा लेना, क्योंकि आप सभी को पता है कि क्रोनोलॉजी से करंट अफेयर्स पूछा जाता है, 100% पूछा जाता है। और अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया प्यारे विद्यार्थियों, ये मैं आपको बता देता हूं। अब तक हमने अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य पढ़ लिया है अच्छे तरीके से, राष्ट्रीय परिदृश्य पढ़ लिया, भारत की वन स्थिति रिपोर्ट पढ़ ली, राजस्थान के विशेष संदर्भ में, और इसे भी लगा लीजिए स्टार, इससे भी आपको पूछा जाएगा। यानी ये जो क्रोनोलॉजी है ना, इससे आपके 2 नहीं 3 नहीं 4 या 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आने वाले एग्जाम आरएएस में। तो और पटवार और वीडियो अन्य एग्जाम की बात करें तो वहां इस क्रोनोलॉजी से 2 क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि इसमें एक तो दे रखी है वन रिपोर्ट है, और एक है प्यारे विद्यार्थियों इसमें प्रादेशिक परिदृश्य, जो है 1 साल बेमिसाल वाला। यानी इस क्रोनोलॉजी में दे रखी है जो हमारे बीजेपी की सरकार है राजस्थान में, उसका 1 साल पूर्ण होता है, तो उसके बारे में दे रखा है। राइजिंग राजस्थान के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, यानी मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। अंतरिक्ष एवं प्रौद्योगिकी पढ़ चुके हैं, आर्थिक परिदृश्य पढ़ चुके हैं, यानी इतनी क्लासें हमारी हो चुकी है। अगर वो क्लासें नहीं देखी तो प्यारे विद्यार्थियों उन क्लासों को भी आप देख लेना। आज हम क्या पढ़ेंगे, प्रादेशिक परिदृश्य पढ़ने वाले हैं। तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास हम नई ऊर्जा, नई उमंग, नए मोटिवेशन के साथ स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा मोटिवेशन क्या है प्यारे विद्यार्थियों, जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो। जी हां प्यारे विद्यार्थियों, जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो, मजबूत इतना इरादा करो। तो चलिए चलते हैं हमारे प्रादेशिक परिदृश्य में। ये सब हम व्याख्या सहित पढ़ चुके हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो चलिए प्रादेशिक परिदृश्य देखते हैं आज का हमारा कैसे रहने वाला है। ये लीजिए प्यारे विद्यार्थियों आपकी स्क्रीन पर प्रादेशिक परिदृश्य। क्या है, प्रादेशिक परिदृश्य, जिसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे, राजस्थान के बारे में। तो नंबर 1 पॉइंट हमारा आता है कि राजस्थान के 3 नए संभाग, 9 जिलों को भजनलाल सरकार ने कर दिया निरस्त। जी हां प्यारे विद्यार्थियों, कितने, 3 नए संभाग और 9 जिलों को भजनलाल सरकार ने कर दिया निरस्त। और आरएएस के एग्जाम में यहां से क्वेश्चन किस प्रकार बनेगा कि कौन सी समिति थी जिसकी सिफारिश पर जिले समाप्त किए गए, इस प्रकार कथन निष्कर्ष में बनेंगे। सब कुछ बताने वाला हूं। तो देखिए यहां पर क्या कह रहा है कि राजस्थान की भजनलाल सरकार ने पूर्ववर्ती जो कांग्रेस सरकार थी ना, उसके 3 संभाग और 9 जिलों को समाप्त कर दिया है। अब कथन निष्कर्ष में बन के आ सकता है कि 3 संभाग और 8 जिलों को समाप्त किया गया। नहीं, 8 नहीं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 9 जिलों को समाप्त किया गया। एक एक लाइन मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला देखिए हमारा पॉइंट या नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है कि राजस्थान राज्य मंत्री मंडल की 28 दिसंबर 2024 को आयोजित बैठक में पिछली सरकार
के समय में नवीन गठित 17 जिले और 3 नए संभागों का पुनर्निर्धारण उक्त निर्णय लिया गया है। और अब वर्तमान में कितने 7 संभाग और 41 जिले, कितने 7 संभाग है और 41 क्या है जिले होंगे प्यारे विद्यार्थियों, कितने 7 41। याद रखना कथन निष्कर्ष में पूछा जा सकता है। आसान लग रहा होगा क्वेश्चन, लेकिन इसे भी मुश्किल बनाया जा सकता है। किस प्रकार निरस्त किए गए जिलों की यहां पर नाम पूछे जा सकते हैं कि निम्न में से कौन से जिले निरस्त किए गए। तो एक अनोपगढ़ किया गया, दुद्दू किया गया, गंगापुर सिटी, जयपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण, केकड़ी, नीम का थाना, सांचौर और शाहपुरा, ये जिले कर दिए गए हैं निरस्त। और इससे पहले और बात करें यहां पर जो संभाग बनाए थे, तीनों संभाग, जो बांसवाड़ा को बनाया गया था, पाली को बनाया गया था और सिक्कर को बनाया गया, ये तीनों संभाग भी क्या कर दिए गए हैं निरस्त कर दिए गए हैं। क्या कर दिए गए हैं निरस्त कर दिए गए हैं। और यहां पर देखिए 8 जिले क्या रहेंगे यहां पर यथावत रहेंगे। अब कथन निष्कर्ष बता दूं मैं आपको किस प्रकार पूछा जाएगा कि हाल ही में नवीनतम जिलों के संदर्भ में क्या कथन गलत है या कौन सा कथन गलत है। इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वर्तमान सरकार ने 8 जिलों को यथावत रखा है। कथन नंबर 1, अब आपको पता होना चाहिए कि जो नए जिले बने थे उन 8 जिलों को प्यारे विद्यार्थियों यथावत ही रखा है। इस प्रकार कथन पूछे जाएंगे। वर्तमान में नवसर्जित जो जिले थे उनमें से 9 जिलों को निरस्त कर दिया गया। इस प्रकार कथन मिलेंगे आपको, तो एक एक पॉइंट आपको ध्यान में होना चाहिए। और कौन कौन से यथावत रखे गए, नंबर 1 फलोदी को यथावत रखा गया है, बालोतरा को रखा गया, कोटपुतली बहरोड को, खेरतल तिजारा को, ब्यावर को, डीग को, डीडवाना कुचामन को और सुलुम्बर को, इनको रखा गया है यथावत। किस प्रकार क्वेश्चन पूछा जा सकता है यह भी प्यारे विद्यार्थियों मैं साथ के साथ आपको बता रहा हूं ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना रहे। अब आता है एक और मोस्ट इंपोर्टेंट, आज तो सभी मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं प्यारे विद्यार्थियों पॉइंट है हर एक एग्जाम के लिए। तो देखिए हमारा राज्य सरकार ने एक मंत्रिमंडल, पहले ऊपर वाला पढ़िए कि समीक्षा के लिए गठित हुई 2 समितियां, यानी जो नवीनतम जिले थे उनकी समीक्षा के लिए कितनी कमेटियां बनाई गई या कितनी समितियां बनाई गई, 2 समितियां बनाई गई थी। यानी जो राम लुभाया समिति ने जिले बनाए थे ना अशोक गहलोत जी के सरकार में, उनकी समीक्षा के लिए 2 समितियों का गठन किया गया। एक तो समिति थी प्यारे विद्यार्थियों उप समिति और एक थी समिति। उसमें देखिए एक मंत्रिमंडलीय उप समिति और सेवानिवृत्त आईएएस ललित के पंवार की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया। एक तो बनाई गई थी उप समिति, क्या बनाई गई थी, एक तो बनाई गई थी उप समिति और एक समिति वो थी जिसके अध्यक्ष कौन थे, ललित के पंवार। कौन थे, ललित के पंवार थे। और जो उप समिति है उसके अध्यक्ष कौन थे, पहले तो प्यारे विद्यार्थियों प्रेमचंद बेरवा थे, लेकिन उसके बाद बनाया गया था मदन दिलावर जी को, क्योंकि दुद्दू को जो हटाना था और दुद्दू से कौन आते हैं, प्रेमचंद बेरवा आते हैं। तो इस कारण उन्हें प्रेमचंद बेरवा को हटाया गया और मदन दिलावर को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। यह पॉइंट भी आपको ध्यान में रखने। और अन्य निर्णय क्या लिए गए इसी दौरान, सीईटी स्कोर की वैधता 3 साल कर दी गई है, ये यहां पर निर्णय और लिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट हमारा न्यूज फैक्ट, ये वही है प्यारे विद्यार्थियों कि अशोक गहलोत जी ने जिले बनाए थे, 17 नवीन जिले बनाए, 3 नए संभाग बनाए थे। किस कमेटी की सिफारिश पर बनाए थे, राम लुभाया, यानी लुभा लिया था इन जिलों को बनाकर, राम लुभाया कमेटी की सिफारिश पर। और बाद में समीक्षा के लिए कौन सी कमेटी बनाई गई या कौन सी समिति बनाई गई थी, वो समिति बनाई गई थी ललित के पंवार की अध्यक्षता में, ललित के पंवार की अध्यक्षता में बनाई गई। और दूसरी क्या बनाई गई थी, मंत्रिमंडल उप समिति बनाई गई थी, जिसके अध्यक्ष पहले कौन थे, प्रेमचंद बेरवा। बाद में किसे बना दिया गया, मदन दिलावर जी को बना दिया गया। याद रखना एक एक पॉइंट को। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ना, हमारा नेक्स्ट पॉइंट, असो अनुसंधान केंद्र को दूसरी बार मिला है नस्ल संरक्षण पुरस्कार। क्या मिला प्यारे विद्यार्थियों, नस्ल संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसे, असव अनुसंधान केंद्र। कहां पर है ये राष्ट्रीय असव अनुसंधान केंद्र, ये हमारे बीकानेर में,
कहां पर? बीकानेर में। तो देख लीजिए, राष्ट्रीय असौ अनुसंधान केंद्र बीकानेर को असौ संरक्षण के लिए, किसके लिए? असौ संरक्षण में बेहतरीन कार्य करने के लिए क्या मिला? दूसरी बार, वो भी लगातार दूसरी बार नस्ल संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसकी ओर से किया गया? यह सम्मानित किया गया प्यारे विद्यार्थियों, देखिए, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की ओर से राष्ट्रीय पशु आनुवांशिक संस्थान ब्यूरो करनाल द्वारा। किसके द्वारा किया गया ये सम्मानित? राष्ट्रीय पशु आनुवांशिक संस्थान ब्यूरो के द्वारा, जो कहां पर है? करनाल में। इसके द्वारा इसे सम्मानित किया गया। किसे? राष्ट्रीय असौ अनुसंधान केंद्र को, जो कहां पर है? बीकानेर में। याद रखना ये भी पॉइंट है। और राष्ट्रीय किसान दिवस के ऊपर किया गया था, और राष्ट्रीय किसान दिवस कब आता है? 23 दिसंबर को आता है। और इस वर्ष यह पुरस्कार गुजरात के हल्लारी असौ, कौन सा असौ? हल्लारी असौ, उसके संरक्षण के लिए मिला है। और इससे पहले किसके लिए मिला था? इसके पहले मिला था मारवाड़ी घोड़ों के संरक्षण के लिए। मारवाड़ी घोड़ों के संरक्षण के लिए तो इससे पहले मिला था, और अब मिला है हल्लारी असौ के संरक्षण के लिए। एक फैक्ट और याद रख लीजिए कि ऊंटों की जो नस्ल है, कौन सी नस्ल? मेवाड़ी नस्ल। कौन सी नस्ल? मेवाड़ी नस्ल जो ऊंटों की है, उनके लिए भी इन्हें मिल चुका है पुरस्कार। कब? 2007 में। कब? 2007 में। मेवाड़ी नस्ल के ऊंटों के लिए संरक्षण के लिए इन्हें 2007 में भी मिल चुका है ये पुरस्कार। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? पेप्सिको रिवॉल्यूशनरी अवार्ड किसको मिला है? वो मिला है संजू योगी को। किसको मिला? संजू योगी को। ये क्या है संजू योगी के? राजस्थान की कृषि उद्यमी। राजस्थान की क्या है? कृषि उद्यमी। कौन? संजू योगी को पेप्सिको इंडिया के पहले क्या? रिवॉल्यूशनरी कॉन्फ्रेंस एवं अवार्ड 2024 से दिसंबर 2024 में सम्मानित किया गया। इन्होंने क्या कार्य किया संजू योगी जी ने? तो काम किया है लैंगिक रूढ़िवादिता को तोड़ना और सर्वोत्तम कृषि पद्धति को लागू करने की श्रेणी में इन्हें रजत पदक मिला है। देखिए, रजत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो स्वर्ण किसको मिला, यानी सोने का किसे मिला है? तो सोने का मिला है तापसी पाल को। किसको मिला है? तापसी पाल को स्वर्ण पुरस्कार से सम्मानित। कहां की है तापसी पाल? यह है पश्चिम बंगाल की। कहां से है? पश्चिम बंगाल से। कौन? तापसी पाल। कौन? तापसी पाल। इन्हें क्या मिला? स्वर्ण पुरस्कार। और राजस्थान के संजू योगी को कौन सा? रजत पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कौन सी श्रेणी में किया गया? इन्हें किया गया लैंगिक रूढ़िवादिता तोड़ना और सर्वोत्तम कृषि पद्धतियों को लागू करने की श्रेणी में मिला है। अब देखिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट प्यारे विद्यार्थियों इतना इंपॉर्टेंट है कि हर एक एग्जाम में पूछा जाएगा जब तक ये नेक्स्ट पुरस्कार नहीं बन जाता। तो देखिए, मुकुट मणिराज को राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे मिला? राजस्थान भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार तो ये मिला है मुकुट मणिराज को। किसे मिला? मुकुट मणिराज को। देखिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 की घोषणा 18 दिसंबर 2024 को की गई थी, जिसमें राजस्थानी भाषा के लिए किसे मिला? मुकुट मणिराज को। इनका संबंध कहां से? कोटा जिले से, यानी कोटा जिले के मुकुट मणिराज को राजस्थानी भाषा के लिए क्या मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। और इनकी काव्य कृति क्या है? काव्य कृति मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गांव और अम्मा। गांव और अंबा इसकी क्या है? काव्य कृति। किनकी? मुकुट मणिराज की। कौन है मुकुट मणिराज? कोटा के हैं, जिन्हें राजस्थानी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब पूछ ले प्यारे विद्यार्थियों कि राजस्थानी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किन्हें दिया गया? तो मुकुट मणिराज को। कहां के हैं ये? कोटा के। इनकी काव्य कृति क्या है? गांव अरे अंबा इनकी काव्य करती है। और 2023 वाला देख लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, कितनी बार एग्जाम में पूछा गया था, आपको ही पता होगा क्योंकि आपने एग्जाम दिया है। और कितनी बार पूछा गया था ये क्वेश्चन। साहित्य अकादमी पुरस्कार डॉक्टर गजे सिंह राजपुरोहित, इनकी कृति कौन सी थी? पलकती प्रीत। इनकी कृति क्या थी? पलकती प्रीत। और आगे आने वाले अब के जो एग्जाम होंगे ना, उनमें भी पूछा जा सकता है कि पलकती प्रीत किनकी रचना थी? तो डॉक्टर गजे
अजय सिंह राजपुरोहित की। गाओ और अम्मा किसकी काव्य करती है? ये है मुकुटमणि राज की। कहां के हैं मुकुटमणि राज? कोटा के। उन्हें कौन सा पुरस्कार मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024। कौन सी भाषा के लिए? राजस्थानी भाषा के लिए। इस प्रकार एक एक पॉइंट याद रखिए। नेक्स्ट पॉइंट ये भी इंपॉर्टेंट है, यानी आज तो सब कुछ इंपॉर्टेंट रहेगा। आपको क्लास पूरी देखनी ही होगी प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप क्वेश्चन सही करना चाहते हो तो। देखिए, सुपोषित मां अभियान का तीसरा चरण शुरू। कौन सा चरण? तीसरा चरण शुरू हुआ है। कब हुआ तीसरा चरण? यह हुआ 27 दिसंबर 2024 को। कौन सा चरण है? तीसरा चरण। किसका? सुपोषित मां अभियान। किसके द्वारा चलाया गया? ये ओम बिरला के द्वारा। कौन है ओम बिरला? लोकसभा अध्यक्ष। कौन है? ओम बिरला है लोकसभा अध्यक्ष। और कहां पर है? कोटा बूंदी। कहां पर? कोटा बूंदी से ये आदर्श मॉडल शुरू किया गया था। कौन सा? सुपोषित मां अभियान। कब किया गया ये शुरू? ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये शुरू किया गया मेरे प्यारे साथियों 29 फरवरी 2020 को। कब किया गया? 29 फरवरी 2020 को ये शुरू हुआ था। कौन सा प्रोग्राम? सुपोषित मां अभियान। तो अब क्यों चर्चा में आया? क्योंकि 27 दिसंबर 2024 को इसका तीसरा चरण शुरू हुआ है। और ये इसमें खास बात क्या है? इस अभियान की खास बात यह है कि इसके तहत ऐसी गर्भवती महिलाओं को चिन्हित किया जाता है जिनका वजन क्या हो? 45 किलो से कम हो। यानी गर्भवती महिलाएं वो महिलाएं जिनका वजन 45 किलोग्राम से भी कम हो प्यारे विद्यार्थियों। और इसकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जी तारीफ कर दी। और इससे बड़ी बात क्या होगी अगर देश का प्रधानमंत्री तारीफ कर दे। और साथ की साथ यहां पर देखिए, बल्कि इसे प्रत्येक सांसद के लिए अनुकरणीय भी बताए। यानी प्रत्येक सांसद इसका क्या करे? अनुकरण करे। ये बात इन्होंने कह दी। किन्होंने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सुपोषित मां अभियान कब शुरू हुआ? तो याद रखना 29 फरवरी 2020 को। हाल ही में क्यों चर्चा में? क्योंकि इसका तीसरा चरण प्रारंभ हुआ 27 दिसंबर 2024 को। किसने प्रारंभ किया? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा, या उनकी पहल है ये। क्या है ये पहल? इसमें ऐसी गर्भवती महिलाओं को चिन्हित किया जाएगा जिनका वजन क्या हो? 45 किलो से भी कम हो। नेक्स्ट पॉइंट हमारा फिर इंपॉर्टेंट आ जाता है। क्यों आ जाता है? राज्य निर्वाचन आयुक्त ग्लोबल इलेक्टोरल मैनेजमेंट अवार्ड से सम्मानित। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, छोटी मोटी बात नहीं यहां पर, यह है ग्लोबल, जी हां, ग्लोबल इलेक्टोरल मैनेजमेंट अवार्ड से सम्मानित हुए। कौन? राज्य निर्वाचन आयुक्त। कौन है हमारे राज्य निर्वाचन आयुक्त? डॉक्टर मधुकर गुप्ता। कौन है? डॉक्टर मधुकर गुप्ता को ग्लोबल ग्लोबल इलेक्टोरल मैनेजमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। किन्हें? डॉक्टर मधुकर गुप्ता को। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है यहां पर। तो देखिए यहां पर यह है पुरस्कार 20वें इंटरनेशनल इलेक्टोरल अवार्ड एवं सिंपोजियम में प्रदान किया गया। यहां पर इन्हें प्रदान किया गया था। इंपॉर्टेंट ये कि इन्हें मिला है। और ये भी बात याद रख लीजिए कि इन्हें 2023 में इलेक्शन कमीशन ऑफ द ईयर से भी सम्मानित किया जा चुका है। 2023 में तो इन्हें सम्मानित किया गया था इलेक्शन कमिश्नर ऑफ द ईयर। और 2024 में खास बात और हो गई कि इन्हें क्या दिया गया? ग्लोबल इलेक्टोरल मैनेजमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। किन्हें? डॉक्टर मधुकर गुप्ता को। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो डॉक्टर मधुकर गुप्ता। याद रखिए, वैश्विक चुनाव प्रबंधन पुरस्कार हिंदी में आ जाए तो इस प्रकार, वैश्विक चुनाव प्रबंधन पुरस्कार किसे दिया गया? तो डॉक्टर मधुकर गुप्ता को दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट ये लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आज तो इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट लेकर आया हूं जो हर एक एग्जाम में पूछा जाएगा। देखिए क्या है? जर्मन कंपनी। कहां की कंपनी? जर्मनी की कोई कंपनी है। कौन? अल्बाट्रोस। जर्मनी की कोई कंपनी अल्बाट्रोस है जो स्थापित करेगी जोधपुर के
तिंवरी में औद्योगिक इकाई। कहां पर? जोधपुर के तिंवरी में। कहां पर? जोधपुर की तिंवरी में क्या स्थापित करेगी? औद्योगिक इकाई। कौन करेगी? एल्बाट्रोस। कहां की कंपनी? जर्मनी की कंपनी या जर्मन कंपनी है। तो देख लीजिए, रक्षा क्षेत्र की प्रसिद्ध जर्मन कंपनी कौन? एल्बाट्रॉस द्वारा जोधपुर के तिंवरी में औद्योगिक इकाई क्या की जाएगी? स्थापित की जाएगी। कौन? और इसे जमीन कौन आवंटित कराएगा? वही कौन? रिको। कौन? रिको इसको जमीन देगा और औद्योगिक इकाई स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, ये तो इतनी चर्चा में रहा कि पूछो ही मत प्यारे विद्यार्थियों कि प्रधानमंत्री ने किया NGBI लिंक परियोजना के 3 पैकेज। कितने? 3 पैकेज का शिलान्यास। तो अब देखिए यहां पर प्रदेश सरकार है ना, प्रदेश सरकार की पहली वर्षगांठ पर राज्य स्तरीय समारोह। राज्य स्तरीय समारोह कहां पर है? यह किया गया दादिया जयपुर में। पूछा जाएगा कि राजस्थान सरकार की पहली वर्षगांठ पर राज्य स्तरीय समारोह कहां पर आयोजित किया गया? तो दादिया जयपुर में। कब? 17 दिसंबर 2024 को। और इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संशोधित पार्वती कालीसिंध चंबल यानी PKC लिंक परियोजना की सौगाती और इसका वर्तमान नाम जो अभी किया है राम सेतु लिंक परियोजना कर दिया। यह भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखिए, यहां पर पूछा जाएगा जियोग्राफी के संदर्भ में भी यहां से क्वेश्चन बनेगा। क्या क्वेश्चन बनेगा जियोग्राफी के संदर्भ में? कि रामगढ़ बैराज कहां पर है? कुल नदी पर। रामगढ़ बैराज कहां पर है? कुल नदी पर। कौन सी परियोजना के तहत है? PKC परियोजना के तहत यानी पार्वती कालीसिंध चंबल परियोजना के तहत है। प्रथम चरण में रामगढ़ बैराज कहां पर? कुल नदी पर बनाया जाएगा। महलपुर बैराज कहां पर? पार्वती नदी पर बनाया जाएगा। नवनेरा बांध कहां पर? कोटा में बनाया जाएगा। यह भी आपको याद, नवनेरा कहां पर? कोटा में है और वहां पर क्या किया जाएगा? इसका उपयोग किया जाएगा। हेतु नवनेरा, गलवा, बिसलपुर, इसरदा। NGBI लिंक परियोजना के 3 पैकेज का क्या किया गया? शिलान्यास किया गया। इंपॉर्टेंट है हो गया प्यारे विद्यार्थियों। चाहे ये कैसे ही पूछे, क्वेश्चन जरूर पूछेगा। चाहे इन बांधों से क्वेश्चन पूछ ले, चाहे कैसे ही पूछ ले, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है। ये तो प्यारे विद्यार्थियों आपको पता ही है, ये आप पीछे भी पढ़ चुके हैं कि पार्वती कालीसिंध चंबल परियोजना के लिए केंद्र सरकार, राजस्थान और मध्य प्रदेश तीनों याद रखने हैं। किन किन के मध्य? AMU हुआ, MOU हुआ, MOU हुआ है प्यारे विद्यार्थियों। तो ये हुआ था राजस्थान, केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश। कब हुआ था? 28 जनवरी 2024 को हुआ था। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि राजस्थान के 21 जिले लगभग 3.25 करोड़ लोगों को सुलभ पेयजल की उपलब्धता के साथ साथ 2.5 लाख हेक्टेयर। यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि पार्वती कालीसिंध से राजस्थान को कितने लाख हेक्टेयर पर सिंचाई उपलब्ध होगी नए क्षेत्र में? तो 2.5 लाख हेक्टेयर। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट ये लीजिए, भजनलाल शर्मा का क्या हो चुका है? 1 साल हो चुका है और उसके उपलक्ष्य पर ये एक आयोजन किया गया था। तो देखिए क्या आयोजन है, क्या कार्यक्रम था, क्या थीम थी उसकी, तो देख लीजिए। भजनलाल सरकार के कार्यकाल का 1 वर्ष 15 दिसंबर 2024 को पूर्ण हुआ और इस उपलक्ष्य पर निभाई जिम्मेदारी हर घर खुशहाली, निभाई जिम्मेदारी हर घर खुशहाली की थीम पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। विभिन्न कार्यक्रम क्या किए गए? आयोजित किए गए। क्या क्या कार्यक्रम आयोजित किए गए? चलिए देखेंगे हम क्या क्या आयोजित किए गए। और साथ ही क्या महिला एवं किसान सम्मेलन का भी आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर की, कहां की? जयपुर की एक गौशाला, कौन सी? पिंजरा पोल गौशाला, वहां पर 15 दिसंबर 2024 को अंत्योदय सेवा शिविर आयोजित किया गया और इस दौरान कई योजनाएं का शुभारंभ किया गया। वो योजनाएं इंपॉर्टेंट हो जाती है कि कौन कौन सी योजनाएं प्रारंभ की गई थी यहां पर 1 वर्ष पूर्ण होने पर। नंबर 1 योजना मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना। क्या? मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना। इसके अंतर्गत क्या किया गया? जो शहरी क्षेत्र है, राज्य के जो शहरी क्षेत्र है उसमें जो असहाय परिवार है, जरूरतमंद परिवार है, जैसे असंगठित, जैसे कौन आ गए?
भवन निर्माण श्रमिक हो गए, हस्तशिल्प श्रमिक हो गए, गिग वर्कर हो गए, केयर वर्कर, सफाई श्रमिक, घरेलू, यानी ये सभी है ना, इनको अल्पावधि यानी कम समय के लिए विशेष अल्पावधि ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा बिना किसी गारंटी के। जी हां, और कितने रुपए तक ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा? यह करवाया जाएगा 80,000 रुपए तक। अब पूछा जाएगा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत किनको 80,000 रुपए तक ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा? तो ये याद रखने आपको किनको करवाया जाएगा और कितने रुपए तक। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत शहरी क्षेत्र के जरूरतमंद और असहाय परिवारों को कितना ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा? तो 80,000 रुपए तक। अब यह भी क्वेश्चन बन सकता है इसमें कि मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना किससे संबंधित है? ग्रामीण क्षेत्र से, शहरी क्षेत्र से, उपयुक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो किससे संबंधित है? ये शहरी क्षेत्र से संबंधित है। इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट है, किसी भी तरह आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट योजना प्रधानमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना, यानी बालकों के संबल के लिए योजना है, तो बालक से संबंधित होगी। तो देखिए, इस योजना में दुर्लभ बीमारी से पीड़ित, कौन सी बीमारी? दुर्लभ बीमारी। दुर्लभ बीमारी कौन सी होती है? आप सभी को पता है, जिनका खर्च होता है लाखों करोड़ों रुपए में, वो होती है दुर्लभ बीमारी से पीड़ित 18 वर्ष तक। इंपॉर्टेंट, किस वर्ष तक? 18 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उन्हें 50 लाख रुपए तक का उपचार उपलब्ध करवाया जाएगा। कितने रुपए तक? 50 लाख रुपए तक सरकार उसे रुपए देगी। और प्रति माह देखभाल के लिए कितने रुपए देगी? फिर 5,000 रुपए देगी। और इस योजना में जो इलाज के लिए अस्पताल किए गए अधिकृत वो कौन से? एक तो जेके लोन अस्पताल है और एक एम्स अस्पताल जो जोधपुर में इस योजना के अंतर्गत अधिकृत किए गए हैं। याद रखना, कितने? 5,000 तो प्रति माह, 50 लाख उपचार के लिए। कितने वर्ष के उम्र के? 18 वर्ष तक के बालकों के लिए। कौन सी ये योजना शुरू करी गई है? मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना। नेक्स्ट योजना कौन सी है? मुख्यमंत्री विश्वकर्मा योजना। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा योजना, तो यहां पर क्या मिलेगा? 60 वर्ष की उम्र हो जाएगी ना, तो उम्र 60 वर्ष की अधिक होगी तब उन्हें 3,000 मासिक पेंशन मिलेगा। किनको? लाभार्थी। लाभार्थी कौन होंगे? 18 से 45 वर्ष तक लाभार्थी होंगे। जो कौन होंगे? यहां पर होंगे मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन के अंतर्गत। किनको? विश्वकर्मा। कौन है विश्वकर्मा? आपको पता ही है, जो कार्य करते हैं। किसका कार्य करते हैं विश्वकर्मा? यह आप सभी को पता ही होगा, उनको मिलेगी ये पेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री सद्भावना, यानी सद्भावना क्या होती है? अपनी स्वेच्छा से होती है। तो मुख्यमंत्री सद्भावना केंद्र का शुभारंभ किया गया है, जिसमें क्या होगा? अगर आपको कोई वस्तु की जरूरत नहीं है, जैसे आपके कपड़े अतिरिक्त पड़े हैं, जूते ज्यादा पड़े हैं, किताबें, खिलौने, कोई भी चीज ज्यादा है, तो आप प्यारे विद्यार्थियों जरूरतमंद व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार वांछित सामान प्राप्त कर सकेंगे। कहां से? केंद्र का शुभारंभ, जहां से सद्भावना केंद्र से। कहां से? सद्भावना केंद्र से क्या कर सकेंगे? प्राप्त कर सकेंगे। कोई वहां पर छोड़कर जाएगा, क्या है? एक सद्भावना केंद्र बनाया जाएगा, वहां पर कोई व्यक्ति कपड़े, जूते, किताबें छोड़कर चला जाएगा जिसके पास अतिरिक्त है, और वहां से जो जिसको जरूरत है वो लेकर चला जाएगा। इस प्रकार केंद्र बनाए जाएंगे। अन्य कार्यक्रम, मोस्ट इंपोर्टेंट प्यारे विद्यार्थियों, अन्य कार्यक्रम, क्योंकि ये इंपोर्टेंट है। पुंछरी का लोठा और गोवर्धन प्रक्रिया विकास परियोजना का शिलान्यास कहां पर किया गया? आपने हर बार सुना होगा ये क्वेश्चन, तो ये है डीग में। कहां पर? डीग में शिलान्यास किया गया पुंछरी का लोटा और गोवर्धन परिक्रमा विकास परियोजना। इंपॉर्टेंट, लगा लीजिए इसको स्टार। क्या लगा लीजिए? स्टार लगा लीजिए, इसको पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? यहां पर गिरिराज परिक्रमा पथ विकास के लिए 4 जोन बांटकर विकसित। बस वही इंपॉर्टेंट है, पुंछरी का लोटा। और प्यारे विद्यार्थियों ये आपसे पूछा जाएगा। और यहां पर और क्या है? ठीक है जी, बस इतना ही याद रखिए। नेक्स्ट यहां पर देख लीजिए, राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन में राज सखी पोर्टल लॉन्च। कौन सा? राज सखी पोर्टल लॉन्च। कहां पर? राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन में। राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन कब? ये 14 दिसंबर 2024 को। कहां पर आयोजित किया गया? उदयपुर में। कहां पर? उदयपुर में। क्वेश्चन पूछा जाए कि राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन कहां पर शुरू हुआ था या कहां पर किया गया था आयोजन, तो उदयपुर में किया गया था। इसमें क्या होगा? राज सखी पोर्टल
का शुभारंभ किया गया। कितने? 45 लाख सव्य सहायता समूह के लिए। किसने? मुख्यमंत्री ने। कौन है मुख्यमंत्री? भजनलाल शर्मा। और इसमें देखिए मुख्य बातें कि ये राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद यानी राजीविका की इस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की सुविधा से सव्य सहायता समूह से जुड़ी महिला उद्यमी अपने उत्पाद ऑनलाइन बेच सकेगी। उत्पाद अपने ऑनलाइन बेच सके। किसके माध्यम से? राजसखी पोर्टल के माध्यम से। फिर आता है मुख्यमंत्री अमृत आहार। अमृत मिलेगा। अमृत क्या है? दूध। अमृत क्या है? दूध। तो मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना का शुभारंभ महिला सम्मेलन के दौरान ही किया गया था। 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए। 3 से 6 वर्ष पूछा जाएगा मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना किन के लिए? 3 से 6 वर्ष बच्चों के लिए, 18 से 45 वर्ष के लिए, या फिर 60 वर्ष से अधिक के लिए। किन के लिए? तो आप अमृत से ये मत कर देना कि अमृत तो यहां पर वृद्ध लोगों को जरूरत होगी। नहीं, ये याद रखना 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए मिलेगा। कहां पर मिलेगा? आंगनवाड़ी केंद्रों पर। यह भी पूछा जा सकता है आंगनवाड़ी में, स्कूल में, कॉलेज में, कहां पर? तो आंगनवाड़ी में मिलेगा। कब कब? मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को मिलेगा। मीठा दूध, कैसा? मीठा मीठा दूध मिलेगा बच्चों को। नन्हे नन्हे मुन्ने बच्चों को मिलेगा मीठा दूध। और प्रति लाभार्थी 10 ग्राम सीकमंड मिल्क पाउडर 2 चम्मच, 2 चम्मच होंगे मिल्क पाउडर के, से 100 मिली दूध तैयार होगा। यानी पाउडर से ही दूध तैयार किया जाएगा। और यहां पर देख लीजिए राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के तहत दी जाने वाली 5,000 राशि को भी बढ़ा दिया। कितना? 6500 कर दिया। कितना कर दिया? 6500। कौन सी योजना? प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के तहत जो राशि दी जाती थी 5,000 रुपए, उसे बढ़ाकर 6500 कर दिया। नेक्स्ट, राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? अजमेर में। कहां पर? अजमेर में आयोजित किया गया। तो देख लीजिए यहां पर राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन अजमेर में 13 दिसंबर कब आयोजित हुआ? 13 दिसंबर 2024 को। कहां पर? अजमेर में। क्या? राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन आयोजित हुआ। और इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना और ऊंट संरक्षण एवं विकास मिशन व 100 गौशालाओं में गो कास्ट मिशन मशीन उपलब्ध करवाने का कार्य का शुभारंभ किया है। तो ये याद रखना कब हुआ राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन? अजमेर में 13 दिसंबर 2024 को हुआ था। और यहां से 2 योजनाएं इंपॉर्टेंट है। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब हाल ही में बहुत चर्चा हमें चल रही है, मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना। और इस योजना के तहत क्या किया जाएगा? इस योजना के तहत प्रथम 5 लाख दुधारू और 5 लाख भेड़ बकरी तथा 1 लाख उष्ट्र वर्ष क्या उष्ट्र वंशीय पशु यानी जैसे ऊंट का बीमा करते हुए बीमा कवरेज प्रदान किया जाएगा। बीमा प्रदान किया जाएगा। 1 लाख ऊंटों का किया जाएगा, 5-5 लाख भेड़ बकरी और 5-5 लाख क्या है? गाय भैंसों का। वो भी दुधारू होनी चाहिए गाय भैंस, तो उनका क्या किया जाएगा? बीमा किया जाएगा। और बीमे से क्या मिलेगा? रुपए मिलेंगे। कितने रुपए? 40,000 तो मिलेंगे प्रति पशु। मादा बकरी और भेड़ के लिए 4,000 रुपए प्रति पशु, और गाय और भैंस और ऊंट के लिए यहां पर 40,000 प्रति पशु दिए जाएंगे। कब दिए जाएंगे? अगर किसी कारणवश से पशु की मृत्यु हो जाती है तब दिए जाएंगे। इसके अलावा एक और योजना थी, कौन सी थी? वो ये देखिए, ऊंट संरक्षण एवं विकास मिशन। इसके तहत क्या किया गया? जो पहले 10,000 रुपए थी राशि, वो अब 20,000 2 किस्तों में दी जाएगी। कितनी किस्तों में? 2 किस्तों में। कितनी राशि? 20,000 रुपए। पहले कितनी थी? 10,000। किस योजना के तहत? ऊंट संरक्षण एवं विकास मिशन परियोजना के तहत थी। और यह निर्णय कब कब दी जाती है? टोडिया के जन्म यानी ऊंटनी के जब प्रसव होगा तब उसकी यहां पर फोटो अपलोड करनी पड़ती है, साथ में जो मालिक होता है उसकी भी फोटो है। उस प्रकार ये अपलोड की जाती है और फिर रुपए मिलते हैं। 2 किस्तों में अब 20,000 मिलेंगे, जो पहले 10,000 रुपए मिलते थे। फिर देखिए, भरतपुर और बीकानेर विकास प्राधिकरण के गठन की अधिसूचना जारी। अब देखिए, अब आपको कोई भूलने की जरूरत नहीं है। विकास प्राधिकरण के गठन की अधिसूचना जारी। कौन कौन से? भरतपुर और बीकानेर। इससे पहले जो संभाग थे
5 संभाग उनमें स्टार्ट थी और छठा और सातवां संभाग यानी सातों संभाग में विकास प्राधिकरण के गठन हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट बात है कि अब की बार किनको भरतपुर और बीकानेर में शुरू की गई है, ये विकास प्राधिकरण का गठन कर दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, ये इंपॉर्टेंट इतना नहीं पूछा जाएगा, बस ये याद रखना किनको, ये बीकानेर और भरतपुर को। और कब की गई इसकी अधिसूचना जारी, 15 दिसंबर 2024 को, 15 दिसंबर 2024 को अधिसूचना जारी की गई है। अब देखिए हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट और पॉइंट क्या है, प्रदेश में पहली बार एयरलिफ्ट कर अंगों का प्रत्यारोपण। कहां से कहां तक, झालावाड़ से जयपुर तक, झालावाड़ से जयपुर तक 13वां अंगदान प्रति वर्ष प्रदेश में इस वर्ष 13वां अंगदान बनाया गया था। 15 दिसंबर 2024 को किया गया था। 13वां अंगदान कब किया गया, 15 दिसंबर 2024 को 13वां अंगदान किया गया था। कहां से कहां तक, देखिए अब इंपॉर्टेंट बात आने वाली है, क्या है ये देखिए, इस क्रम में प्रदेश में पहली बार एयर एम्बुलेंस से अंगों का एसएमएस अस्पताल पहुंचाकर सफलतापूर्वक प्रत्यारोपण किया गया। यानी कहां पर पहुंचाया गया, एसएमएस हॉस्पिटल में पहुंचाया गया अंगों को। कहां से, एयर एम्बुलेंस के माध्यम से। कहां से पहुंचाए गए ये आगे देखेंगे हम। यह प्रदेश का क्या है, पहला अवसर था जब एक ब्रेन डेड व्यक्ति के अधिकतम 8 अंगों का प्रत्यारोपण किया गया। कितने अंगों का, 8 अंगों का। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये है इंपॉर्टेंट बात। अंगदान किए गए अंगों को हेलीकॉप्टर द्वारा झालावाड़ से सवाई मानसिंह चिकित्सालय यानी एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर में प्रत्यारोपण किया गया। इंपॉर्टेंट है ये, कहां से कहां, झालावाड़ से जयपुर। ये पूछा जाएगा कि पहली बार राजस्थान में एयरलिफ्ट के माध्यम से अंगों का प्रत्यारोपण कहां से कहां किया गया था, तो झालावाड़ से जयपुर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसलमेर के पत्थरों से तैयार देश का पहला डिजिटल म्यूजियम। जी हां, देश का पहला डिजिटल म्यूजियम बनकर तैयार हो चुका है। किससे, जैसलमेर के पत्थरों से। कहां पर, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में भी कहां पर, पुणे में। कहां पर, पुणे में। इंद्रायणी नदी के किनारे पारवाड़ी क्षेत्र में पहला डिजिटल म्यूजियम बनकर तैयार हो चुका है। और इस म्यूजियम में क्या है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के जैसी जैसलमेर के पत्थरों से तैयार किया गया ये प्रतिकृति यानी रेप्लिका है। ये याद रखना कौन से पत्थर है, जैसलमेर के। तो ये पूछा जा सकता है इस प्रकार कि भारत का पहला डिजिटल म्यूजियम महाराष्ट्र में बना, कौन से पत्थरों से बना है, जैसलमेर के पत्थरों से, कोटा के पत्थरों से, या फिर जोधपुर के पत्थर से, या बीकानेर के पत्थरों से। इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, अब प्रभावना, ये ठीक है, जैन धरोहर संरक्षित करना। इसका उद्देश्य देख लीजिए, इसका उद्देश्य है जैन धरोहर को संरक्षित करना, इसकी शिक्षाओं को बढ़ावा देना और समाज में जैन योगदान के उजागर करना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट। क्या, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट। इसका शीर्षक क्या था, यही इसका शीर्षक था, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट। कब हुआ, यह हुआ था 9 से 11 दिसंबर 2000। कहां पर हुआ, जयपुर एग्जीबिशन कन्वेंशन सेंटर सीतापुरा में आयोजित किया गया। कहां पर, सीतापुरा जयपुर में। क्या, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 9 से 11 दिसंबर 2024। आयोजककर्ता कौन था, तो राजस्थान सरकार के तत्वाधान में उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन यानी BIP और राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन यानी RICO, ये थे आयोजक। लेकिन इसका नोडल विभाग कौन था, नोडल विभाग था निवेश संवर्धन ब्यूरो यानी BIP। और इसकी टैगलाइन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टैगलाइन तो क्या है, रीप्लेट, रिस्पॉन्सिबल और रेडी, RRR। ये आपसे पूछा जाएगा, RR की फुल फॉर्म भी पूछ ली जाएगी, RRR की फुल फॉर्म, रीप्लेट, रिस्पॉन्सिबल, रेडी, ये है इसकी फुल फॉर्म। नेक्स्ट देखिए क्या है, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में 12 थीमेटिक स्तर एवं ग्लोबल बिजनेस एक्सपो के साथ MSME कॉन्क्लेव
वह प्रवासी राजस्थानी कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया और इसके तहत प्रवासी राजस्थानी दिवस भी बनाया जाएगा। कब? 10 दिसंबर को। इंपॉर्टेंट है ये भी पॉइंट है, कब बनाया जाएगा? 10 दिसंबर को। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें कितने देश शामिल हुए? 17 देशों की भागीदारी, नहीं क्या है, 32 देशों का तो प्रतिनिधि शामिल हुआ, जिनमें 17 देशों ने भागीदारी ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, महत्वपूर्ण बिंदु यहां पर ये देखिए, नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि प्रवासी राजस्थानी दिवस कब? प्रति वर्ष 10 दिसंबर को बनाया जाएगा और राज्य में पहली बार प्रति वर्ष प्रवासी राजस्थानी सम्मान देने का भी निर्णय लिया गया, यानी प्रवासी राजस्थानी सम्मान भी दिया जाएगा आने वाले समय में। और नेक्स्ट यहां पर 35 लाख करोड़ से भी अधिक क्या हुआ है? MOU हुआ है यहां पर। और समिट में ऊर्जा के क्षेत्र में सर्वाधिक MOU साइन हुए। सर्वाधिक किसके क्षेत्र में? ऊर्जा के क्षेत्र में MOU शामिल हुए हैं। और राइजिंग राजस्थान का अगला आयोजन कहां पर होना है? अगला आयोजन 2026 में किया जाएगा और ऐसा पहली बार है कि किसी सरकार के गठन के पहले ही वर्ष निवेश समिट आयोजित किया गया। जी हां, पहले ही वर्ष निवेश समिट आयोजन किया गया है और इससे पहले अशोक गहलोत जी के टाइम में 2022 में हुआ था और वसुंधरा राजे में रिसर्जेंट राजस्थान का आयोजन 2015 में किया गया था। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री ने लॉन्च की प्रदेश में सर्वांगीण विकास हेतु 9 नीतियां। कितनी नीतियां? 9 नीतियां। कब ये की गई थी? 4 दिसंबर 2024 को। अब इन नीतियों को पढ़ लीजिए, क्वेश्चन मिलेगा। नंबर 1 है मोस्ट इंपॉर्टेंट, राजस्थान MSE नीति 2024। राजस्थान MSME नीति 2024। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है राज्य के MSME उद्यमों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के योग्य बनाना। इसमें क्या होगा? अतिरिक्त 2% ब्याज अनुदान दिया जाएगा और यहां पर देखिए MSME एक्सचेंज से धन जुटाने पर 15 लाख तक सहायता, एडवांस टेक्नोलॉजी एवं सॉफ्टवेयर पर 50% या 5 लाख तक अनुदान और जो क्वालिटी सर्टिफिकेशन वह IPR पर अगर आपको चाहिए तो 3 लाख तक पुनर्भरण सहायता। और विपणन हेतु कितने? विपणन हेतु आयोजनों में 1.5 लाख तक अनुदान मिलेगा। डिजिटल उपकरणों पर कितना? 50,000 तक पुनर्भरण और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म फीस पर 75% या अधिकतम 50,000 तक का पुनर्भरण का प्रावधान है। किसके तहत? राजस्थान MSME नीति 2024 के तहत। नेक्स्ट देखिए, हमारी नेक्स्ट नीति कौन सी आती है? राजस्थान निर्यात संवर्धन नीति 2024। इसका लक्ष्य क्या है? आगामी जो 5 वर्ष है, आगामी 5 वर्षों में निर्यात 1.50 लाख करोड़ तक वृद्धि लाना, यानी आगामी जो 5 वर्ष होंगे उनमें राजस्थान से निर्यात 1.50 लाख करोड़ तक वृद्धि लाना इसका उद्देश्य होगा। किसका? राजस्थान निर्यात संवर्धन नीति 2024 का। प्रावधान क्या किया गया? इसके तहत निर्यातकों को दस्तावेजीकरण पर 50% या 5 लाख तक सहायता दी जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में भागीदारी पर अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय आयोजन करता है निर्यात के लिए तो 75% या 3 लाख रुपए तक अनुदान और सर्टिफिकेशन पर 75% पुनर्भरण या 20,000 प्रति शिपमेंट व 3 लाख रुपए तक प्रति वर्ष और तकनीकी अपग्रेडेशन पर 75% या 50 लाख तक की सहायता। और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर फीस कितनी? ये 75% या 2 लाख तक पुनर्भरण किया जाएगा। फिर आती है एक जिला एक उत्पाद नीति, यानी ODOP, एक जिला एक उत्पाद, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट क्या है? इसका उद्देश्य है विशिष्ट उत्पादों को शिल्पी को बढ़ावा देना, यानी कौन से जिले का कोई विशिष्ट उत्पाद होता है उसको बढ़ावा देना। प्रावधान, नवीन सूक्ष्म उद्यमों को 25% या अधिकतम 15 लाख रुपए और लघु उद्यमों को 15% या अधिकतम 20 लाख रुपए तक मार्जिन मनी अनुदान सहायता दी जाएगी, यानी अनुदान भी दिया जाएगा इसके तहत। फिर आता है एकीकृत क्लस्टर विकास योजना। कौन सी? एकीकृत क्लस्टर विकास योजना। इसका उद्देश्य क्या है? हस्तशिल्प, हथकरघा और MSME क्षेत्र में कार्यशील उद्यमों को वैश्विक बाजार के अनुरूप विकसित करना इसका उद्देश्य रहेगा। बस इसका उद्देश्य इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लीजिए। फिर आती है हमारी नेक्स्ट AVGC
XR नीति इंपोर्टेंट है। AVGC XR नीति 2024, इसका उद्देश्य एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग क्या है, कॉमिक्स और एक्सीडेंट रियलिटी के क्षेत्र में, कौन सी रियलिटी के क्षेत्र में, इसी की फुल फॉर्म है। ए से एनिमेशन, वी से विजुअल, फिर जी से गेमिंग बनेगा, सी से कॉमिक्स और यहां पर एक्स से एक्सटेंडेंट है। रियलिटी के क्षेत्र में स्थानीय प्रतिभाओं को, राज्य की संस्कृति और स्थानीय संसाधनों को बढ़ावा देना, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। और राज्य में बनने वाली एनिमेशन फिल्मों, गेम्स एवं कॉमिक्स का उत्पादन हेतु अनुदान का भी प्रावधान किया जाएगा। फिर पर्यटन नीति आती है और पर्यटन इकाई नीति का उद्देश्य क्या होगा, राज्य में पर्यटन एवं नए संभावनाशील क्षेत्रों में निवेशकों को व उद्यमियों को आकर्षित करना इसका उद्देश्य होगा। और अब पर्यटन दिवस भी बनाया जाएगा। कब बनाया जाएगा, कमेंट करिए प्यारे विद्यार्थियों, पर्यटन दिवस कब बनाया जाएगा। और यहां पर इसकी और बात देखिए, और क्या इंपॉर्टेंट है क्या, नहीं, इसमें 100 करोड़ तक नया निवेश करने वाली पर्यटन इकाई परियोजनाओं को राजकीय भूमि आवंटित किया जाना प्रावधान है। नेक्स्ट आती है हमारी नीति, राजस्थान एकीकृत स्वस्थ ऊर्जा नीति 2024। इस नीति की विशेषताएं क्या होगी, इस नीति को वर्तमान अक्षय ऊर्जा नीति, बायोमास और वेस्ट एनर्जी टू नीति, जो ग्रीन हाइड्रोजन नीति है, उन प्रावधानों तथा ऊर्जा भंडारण के नवीन प्रावधानों को सम्मिलित कर तैयार किया जाएगा। जी हां, एक कर दिया जाएगा सभी नीतियों को यहां पर। और नई नीति में 2030 तक कितना, अक्षय ऊर्जा क्षमता को 125 गीगावाट तक बढ़ाना, इसका क्या होगा, उद्देश्य होगा। तो देख लीजिए 2029-30 तक 10,000 मेगावाट क्षमता के पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट और बायोगैस और बायो सीएनजी को प्रोत्साहन। वर्ष 2030 तक 2000 के टीपीए ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन हेतु कितना है, ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन हेतु ग्रीन हाइड्रोजन वैली की स्थापना की जाएगी और न्यूनतम 1 गीगावाट के इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करने का लक्ष्य रखा जाएगा। उसके बाद आती है नेक्स्ट नीति, कौन सी, राजस्थान राज्य खनिज नीति। राजस्थान राज्य खनिज नीति, इसका उद्देश्य क्या है, राजस्थान में बढ़ोतरी और रोजगार के नए अवसर पैदा करना, इसका उद्देश्य होगा। किसका, राजस्थान राज्य खनिज नीति। फिर आती है राजस्थान अमसेंट नीति 2024। उसका उद्देश्य क्या होगा, अमसेंट इकाइयों की स्थापना करना और बजरी के सस्ते विकल्प के रूप में अमसेंट के उपयोग को बढ़ावा देना। और इसके प्रावधान देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। स्थापना के लिए 3 वर्ष का अनुभव, 3 करोड़ की नेटवर्थ और 3 करोड़ के टर्नओवर की बाध्यता को समाप्त कर दिया गया। किसे, अमसेंट अगर कोई इकाई की स्थापना करना चाहता है तो ये अनुभव वाला ये सब झंझट समाप्त कर दिया गया है। उसके बाद आता है हमारा ओवरबर्डन। क्या, ओवरबर्डन दे रॉयल्टी को कम कर आधा कर दिया गया, ठीक है जी, ये आपको याद रखना है। फिर क्या है, राजस्थान में खुलेंगे 9 नए केंद्रीय विद्यालय। कितने, राजस्थान में कितने केंद्रीय विद्यालय की स्थापना की जाएगी, 9। और पहले देखिए, वस्तुतः केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में कुल 85 केंद्रीय विद्यालय और 28 नए नवोदय विद्यालय खोलने को मंजूरी दी है। इनमें से 9 केंद्रीय विद्यालय राजस्थान के 7 जिलों में खोले जाएंगे। कितने, 7 जिलों में, जिनमें से एक तो जोधपुर में, और देखिए यहां पर गंगानगर, करौली, नागौर, अलवर और राजसमंद और दौसा में खोले जाएंगे। फिर आता है सुलुम्बर एवं डूंगरपुर जिले को राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किसे किया गया, सुलुम्बर और डूंगरपुर जिले को क्या सम्मानित किया गया, राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। अब देखिए यहां पर किस प्रकार सलूम्बर जिले प्रशासन को सुगम्य भारत अभियान के तहत, सुगम्य भारत अभियान कहां पर, सलूम्बर में चलाया गया था जिला प्रशासन के द्वारा। तो उसके तहत जिले की 1000 से अधिक सरकारी इमारतों को दिव्यांग जनों के लिए सुगम्य बनाया और अभियान में 5900 से अधिक दिव्यांग प्रमाण पत्र और 44 UDID कार्ड जारी किए गए। और डूंगरपुर को क्यों मिला, क्योंकि डूंगरपुर जिला प्रशासन ने नो वन लेफ्ट बिहाइंड अभियान चलाया था। उसके तहत 8692 दिव्यांगजन पेंशन को 51 पेंशन, देखिए 8692, ये
आंकड़े याद नहीं रखने आपको, बस ये याद रखना है कि नो वन लेफ्ट बिहाइंड अभियान के तहत कौन से जिले को राष्ट्रीय दिव्यांगजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो डूंगरपुर जिले को। और सलूम्बर जिला प्रशासन को कौन से अभियान के तहत, सुगम्य अभियान के तहत यह पुरस्कार मिला है। अब आता है न्यूज इन शॉर्ट यानी चर्चित व्यक्ति। नंबर 1 चर्चित व्यक्ति देख लीजिए, चैन पंड्या। चैन पंड्या कहां के, चीखली डूंगरपुर, यहां से कर्क रेखा गुजरती है। चैन पंड्या ने मात्र 3.5 इंच का और मात्र 150 से 80 ग्राम यानी 3.5 इंच का और 150 से 80 ग्राम वजनी कंप्यूटर बना दिया। किसने, चैन पंड्या ने। कितनी उम्र है उनकी, देख लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, कितनी उम्र है, इसमें दे रखा है क्या, मात्र 3.5, नहीं उम्र तो नहीं दे रखी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, उस्ताद पेपे खां। पूछा जाएगा उस्ताद पेपे खां का संबंध किससे है, तो देख लीजिए, उस्ताद पेपे खां कलाकार थे, ख्याति प्राप्त थे, जिनका निधन हो गया। और जैसलमेर के पेपे खां पद्मश्री साकर खान मांगलियार के छोटे भाई थे। कहां से थे, जैसलमेर से थे। और इनके भाई का नाम क्या था, साकर खान था, जिन्हें क्या मिला था, पद्मश्री। उन्हीं के भाई थे पेपे खान, उनका निधन हो चुका है। और ये देखिए यहां पर किससे संबंधित है, तो ये देखिए पेपे खान ने कमाइचा के साथ मुरली और शहनाई वादन के लिए ख्याति अर्जित की थी। उसके बाद आती है हमीदा बानो। हमीदा बानो जिसे उदयपुर की क्या कहते हैं, उड़न परी कहते हैं। अंतरराष्ट्रीय धावक हमीदा बानो का निधन हो गया, जिन्होंने 1982 में दिल्ली में आयोजित हुए एशियाई खेलों में क्या जीता था, रजत पदक जीता था। और अंतरराष्ट्रीय पदक जीतने वाली उदयपुर की पहली महिला एथलीट भी थी ये, कौन, हमीदा बानो। फिर आता है कुसुमलता भंडारी। क्या आता है, कुसुमलता भंडारी, ये क्या थी, महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय जोधपुर की कुलपति थी, जिनका निधन हो गया। क्या हो गया, निधन हो गया, किसका, कुसुमलता भंडारी का। किसका, कुसुमलता भंडारी का। नेक्स्ट रणमल सिंह। रणमल सिंह कौन थे, सिक्कर के पूर्व विधायक थे, जिनका निधन हो गया है। ये लीजिए, ये भी आपको याद रखना है। फिर कौन आता है नेक्स्ट आते हैं चर्चित स्थल। चर्चित स्थल में पिपलात्री। पिपलात्री कहाँ का है, राजसमंद का। कहाँ का, राजसमंद जिले में है पिपलात्री। तो पिपलात्री क्यों चर्चा में रहा, तो देख लीजिए, ये रहा, यह जमीन, यहाँ की जो जमीन है वो बंजर हुआ करती थी, जल स्तर भी काफी नीचे था, लेकिन सामूहिक प्रयासों से आज यहाँ पर चारों ओर सुंदर वन दिखाई देते हैं। इसी कारण ये चर्चा में, कौन सा गांव, पिपलात्री, राजसमंद वाला। नेक्स्ट पुरस्कार और सम्मान। पुरस्कार और सम्मान की बात करें तो बेस्ट वेंडिंग डेस्टिनेशन अवार्ड किन्हें मिला है, राजस्थान को मिला है। किसको, राजस्थान, यानी देश का सबसे बेस्ट वेंडिंग डेस्टिनेशन का खिताब राजस्थान को मिला है। कौन से सर्वे के अनुसार, पीपुल्स चॉइस सर्वे के अनुसार, लीजर के पीपुल्स चॉइस के अनुसार ये मिला है। और उल्लेखनीय कि राजस्थान में कितने 68% हेरिटेज संपत्तियां हैं। नेक्स्ट कांस्टेबल ऑफ द मंथ, यानी 2024 कांस्टेबल मंथ, ये नवंबर माह के थे, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बदलते ही रहते हैं। फिर आता है डॉक्टर संदीप बख्शी। ये क्या है, डॉक्टर संदीप बख्शी का संबंध है, देखिए जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी के चांसलर, कौन, डॉक्टर संदीप बख्शी को शिक्षा और राष्ट्र निर्माण के क्षेत्र में उनके अनुकरणीय योगदान के लिए प्रतिष्ठित शिक्षा विकास के लिए भारत गौरव पुरस्कार, क्या, भारत गौरव पुरस्कार किन्हें मिला है, तो डॉक्टर संदीप बख्शी को मिला। किनको मिला, डॉक्टर संदीप बख्शी को। फिर आता है हमारा बाबा रामदेव लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किन्हें मिला, वो मिला है डॉक्टर S.L. हर्ष को। किसको मिला, डॉक्टर S.L. हर्ष को मिला बाबा रामदेव लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। क्यों मिला, क्योंकि इन्होंने राजस्थान में मरु पर्यावरण संरक्षण संस्थान के अध्यक्ष थे और इन्होंने क्या किया, देखिए 6 लाख पौधे यहां पर पौधारोपण कर चुके हैं अब तक, इतना कार्य किया है, इसलिए इन्हें मिला है। और नेक्स्ट क्या है, और तो इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये पौधारोपण के लिए इन्हें मिला है। इसके अलावा भी इन्होंने अब तक हजारों बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई है और चिकित्सा शिविर भी लगाए हैं, 12,000 से जांच की है, 22,000 तक जांच की है नेत्रों की। और 1990 में जैविक कृषि की ट्रेनिंग ली है और 20 वर्षों से उजलो पशु आहार में कार्य कर रहे हैं, ये करते आ रहे हैं, इसलिए इन्हें मिला है। मेला और महोत्सव में बात करें तो शिल्पग्राम उत्सव 2024, ये कहां पर, उदयपुर स्थित पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, ये तो आपको पता है, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहां पर, उदयपुर में, के तत्वावधान में लोक संस्कृति के संगम महाकुंभ विश्व प्रसिद्ध शिल्पग्राम उत्सव का शुभारंभ
कब? 21 दिसंबर 2024 को हुआ। और आयोजन का शुभारंभ किसने किया था? ये राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े ने किया था। और इसकी थीम क्या थी? लोक के रंग लोक के संग, लोक के रंग लोक के संग इनकी थीम थी। और मनमोहन सिंह का निधन हो गया, डॉक्टर मनमोहन सिंह का। उस कारण 7 दिवसीय शोक के चलते वहां होने वाले सभी सांस्कृतिक कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए थे। फिर आता है इंपॉर्टेंट ये पॉइंट, डॉक्टर कोमल कोठारी समर्थित लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कला पुरस्कार से सम्मानित किन्हें किया गया? तो देखिए, राजस्थान के प्रसिद्ध कला मर्मज्ञ डॉक्टर कोमल कोठारी की स्मृति में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड महाराष्ट्र के, कहां के? महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग के रहने वाले कठपुतली और चित्रकथी को, किससे संबंधित? कठपुतली और चित्रकथी के कलाकार। कौन? गणपत सखाराम, गणपत सखाराम मसगे। और राजस्थान के भवई कलाकार, कौन से कलाकार? भवई कलाकार रूप सिंह शेखावत को दिया गया। इंपॉर्टेंट है, रूप सिंह शेखावत जी का संबंध किससे? भवई से है। और गणपत सखाराम जी का संबंध कठपुतली से है, जिन्हें क्या मिला? डॉक्टर कोमल कोठारी समर्थित लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फिर आता है सरस राज सखी मेला, जो प्यारे विद्यार्थियों इंपॉर्टेंट है। सरस राज सखी मेला 14 से 30 दिसंबर 2024 जवाहर कला केंद्र और इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान जयपुर में आयोजित किया गया था। फिर देखिए नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आता है हमारा अखिल भारतीय मारवाड़ी सम्मेलन। अखिल भारतीय मारवाड़ी सम्मेलन 90वां स्थापना दिवस यहां पर जेडी बिड़ला सभागार में, कहां पर है? जेडी बिड़ला सभागार में आयोजित किया गया। कोटा महोत्सव कोटा में कब? 23 से 25 दिसंबर 2024 को, 23 से 25 दिसंबर 2024 को। सम्मेलन बैठक कॉन्फ्रेंस देख लीजिए। कंज्यूमर केयर कॉन्फ्रेंस की बात करें तो राज्य स्तरीय कंज्यूमर केयर कॉन्फ्रेंस का आयोजन राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर झालाना डूंगरी जयपुर में, कहां पर है? झालाना डूंगरी जयपुर में। कब? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब आता है? 24 दिसंबर को आता है। कब? 24 दिसंबर को आता है, उस दिन किया गया था। फिर आता है रोजगार उत्सव युवा सम्मेलन। रोजगार उत्सव एवं युवा सम्मेलन की बात करें तो वर्तमान राज्य सरकार के 1 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य पर निभाई जिम्मेदारी हर घर खुशहाली की थीम पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया 12 से 17 दिसंबर 2024 को। और क्या है इसमें? नौकरी से संबंधित है, 50,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए। फिर आता है अभियान। क्या आता है उसके बाद? अभियान आते हैं। अभियान में क्या दे रखा है हमें? गो स्नेह पात्र। क्या? गो स्नेह पात्र एवं पक्षी दाना अभियान। गो स्नेह पात्र और पक्षी दाना अभियान का शुभारंभ कहां पर किया गया प्यारे विद्यार्थियों? तो देख लीजिए, राजस्थान में किया गया। किनके द्वारा किया गया? देखिए, पशुपालन डेयरी गोपालन एवं देवस्थान मंत्री कौन? जोराराम कुमावत, इनके द्वारा किया गया। और इस अभियान का आयोजन उदयपुर एनिमल फीड संस्था के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, किया जा रहा है। किसके द्वारा? उदयपुर एनिमल फीड के द्वारा किया जा रहा है। फिर आता है उप राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान। दोबारा देखिए, उप राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान प्रारंभ किया गया। यहां पर 5 वर्ष तक के लगभग 87.50 लाख बच्चों को पोलियो की दवा पिलाने हेतु उप राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान शुरू किया गया है। क्यों किया गया? क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पड़ोसी देश अफगानिस्तान, पाकिस्तान, यहां पर पोलियो के केस देखे गए थे, इस कारण किया गया है। लेकिन भारत 2014 में क्या हो चुका है? प्लस पोलियो मुक्त प्रमाण पत्र भी मिल चुका था, क्योंकि 2011 के पश्चात यहां कोई भी केस नहीं आया था इस कारण। लेकिन पड़ोसी देशों में आने के कारण फिर से यहां पर यह अभियान शुरू किया गया था। 100 दिवसीय टीबी मुक्त अभियान कहां पर? 5 जिलों में। कौन कौन से? 12, कोटा, झालावाड़, हनुमानगढ़, राजसमंद में 7 दिसंबर 2024 को शुरू किया गया। याद रखना। नेक्स्ट, मरु उड्डान अभियान। मरु उड्डयन अभियान, तो ये बाड़मेर की आपको पता है कलेक्टर टीना डाबी है, उनके द्वारा शुरू किया गया। कौन सा अभियान? मरु उड्डयन। कौन सा? मरु उड्डयन प्रारंभ किया गया था। और सफलता को देखते हुए प्रदेश के महिला एवं बाल विभाग ने इस अभियान को पूरे प्रदेश में लागू करने का निर्णय लिया गया। और यह शुरू कब हुआ था? यह शुरू हुआ था 13 नवंबर 2024 को हुआ था। कौन सा? मरु उड्डयन अभियान। फिर आता है नेक्स्ट, क्या आता है? यहां पर आता है खेलकूद। सिद्धार्थ चौधरी का संबंध किससे है? सिद्धार्थ चौधरी का संबंध है गोला फेंक से। किससे? गोला फेंक से। और इन्होंने क्या जीता है? स्वर्ण पदक। कहां पर है?
39वीं जूनियर राष्ट्रीय एथलीट उड़ीसा में जो आयोजित हुई थी, वहां पर जयपुर के सिद्धार्थ चौधरी ने क्या जीता? स्वर्ण पदक जीता है। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिद्धार्थ चौधरी का संबंध गोला फेंक से है। कौन से जिले से? जयपुर जिले से है। फिर आते हैं संस्कार शाश्वत, तो इनका संबंध किसे? बैडमिंटन से। तो इन्होंने सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन हुआ था बेंगलुरु में, वहां पर इन्होंने क्या जीता है? युगल खिताब जीता है। जोधपुर के संस्कार रावत ने किनके साथ जीता है? अर्श जी के साथ। अर्श कहां के हैं? उत्तर प्रदेश के बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, इन्होंने वहां पर युगल खिताब जीता है। और नेशनल बैडमिंटन के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि जब जूनियर चैंपियन जोड़ी पहली बार सीनियर खेलते हुए चैंपियन बनी है। और नेक्स्ट, सुशीला मीणा, चर्चा सुनी होगी सुशीला मीणा की, तो प्रतापगढ़ की रहने वाली है और ये बॉलिंग एक्शन के कारण चर्चा में आई थी और यहां पर शेयर की गई थी वीडियो सचिन तेंदुलकर के द्वारा, उन कारण ये चर्चा में आई थी। फिर आती है सोनिया चौधरी, जिनका संबंध किससे है? ये पैरा थ्रो बॉल मैच, पैरा थ्रो मैच से संबंधित या थ्रो से संबंधित है। बॉल मैच सीरीज में स्वर्ण पदक जीता है। कहां की है ये? भरतपुर की। कहां की? भरतपुर की संबंधित है। नेक्स्ट, 11वीं राजस्थान राज्य अंतर संभागीय सिविल सेवा खेलकूद प्रतियोगिता 2024-25, ये कहां पर प्यारे विद्यार्थियों? ये हुई थी पटेल स्टेडियम में। कहां पर? पटेल स्टेडियम में आयोजित किया गया था। यह इसका किसका? 11वीं राजस्थान राज्य स्तरीय संभागीय सिविल सेवा खेलकूद प्रतियोगिता का। और इस प्रतियोगिता में उस समय 10 संभाग थे, अब तो वापिस 7 कर दिए गए। 10 संभाग और जयपुर मुख्यालय सहित 11 टीमों ने भाग लिया था। फिर आता है हमारा नेक्स्ट, अखिल भारतीय सिविल सेवा लॉन टेनिस प्रतियोगिता। कहां पर? सवाई मानसिंह स्टेडियम व जय क्लब में किया गया था। बस इतना ही याद रखिए कहां पर आयोजन हुआ था। फिर आता है हमारा विविध, यानी अब आती है विविध प्रश्नावली, आते हैं लास्ट में विविध क्वेश्चन, वो आ गए कि हिंदुस्तान जिंक द्वारा 31 नंद घर का शुभारंभ। कितने? 31 नंदघर। किनके द्वारा? हिंदुस्तान जिंक के द्वारा। और आपको पता है भारत की सबसे बड़ी और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी एकीकृत जिंक उत्पादक वेदांता को हिंदुस्तान जिंक ने अनिल अग्रवाल फाउंडेशन के सहयोग से राजमंद में 31 आधुनिक आंगनवाड़ियां यानी नंदघर का उद्घाटन किया है। कालिका पेट्रोलियम यूनिट, ये क्या है? कालिका पेट्रोलियम यूनिट ये गठन की गई एक यूनिट जिसके तहत क्या किया जाएगा? राजस्थान में महिला और बालिकाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए इस यूनिट का क्या किया गया है? गठन किया गया है। कौन सी? कालिका पेट्रोलिंग यूनिट, कालिका पेट्रोलिंग यूनिट का गठन किया गया है। और इसी बाद आता है हमारा कौन सा? कृष्णा यूजीबी रोबोट। ये क्या है? जयपुर वेस्ट स्टार्टअप क्लब है, वहां पर फर्स्ट रोबोटिक ने कृष्णा यूजीबी रोबोट बनकर इंडियन आर्मी के चुनिंदा हिस्सों के लिए सौंपे हैं। और ये रोबोट एक दूसरे से हथियार ले जाने, एक स्थान से दूसरे स्थान हथियार ले जाने जैसे मुश्किल कामों को आसान करने के लिए डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट, गांधीनगर में परमाणु रिएक्टर लगाने की मंजूरी। रावतभाटा के सीमावर्ती कस्बे चंबल घाटी परियोजना के बड़े बांध गांधी सागर में नाभिकीय ऊर्जा निगम ने परमाणु रिएक्टर लगाने की मंजूरी दे दी है। ये इंपॉर्टेंट बन सकता है। फिर आता है प्रकृति परीक्षण। इसमें क्या है प्रकृति परीक्षण में? तो वो यही है प्यारे विद्यार्थियों, इस पर आधारित मोबाइल एप्लीकेशन है ये, और जो क्या करेगा? उपयोगकर्ता को प्रारंभिक आयुर्वेद सिद्धांत के आधार पर प्रकृति निश्चित करने में मदद करेगा ये। नेक्स्ट, सद्भावना केंद्र। ये वही सद्भावना केंद्र है जो गरीबों के और जरूरतमंदों को कपड़े मिलेंगे, जहां से कोई छोड़कर जाएगा जिनके पास ज्यादा है। और इसी तर्ज पर नेकी की दीवार की तर्ज है। नेकी की दीवार तो आपने देखी होगी, बहुत देखी होगी नेकी की दीवार, तो उसी की तर्ज पर ये बना है। और अब आता है हमारा अंतिम पॉइंट है कौन सा? करंट अफेयर्स का मंथली रिव्यू वन लाइनर, यानी वन लाइनर। अब क्वेश्चन देखेंगे हम, फटाफट देख लेते हैं, क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों यहां पर केवल क्वेश्चन मिलेगा और उसके बाद आपको आंसर मिलेगा। क्या है पहला? राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी ई नाम योजना के तहत 31 अक्टूबर 2024 तक राजस्थान की कितनी मंडियां को इनाम प्लेटफॉर्म के तहत जोड़ा जा चुका है? तो 145। और राष्ट्रीय में क्या पढ़ा था? सर्वाधिक कहां की? तमिलनाडु की पढ़ा था हमने सर्वाधिक। और उसके बाद देखिए कि निर्धारित टीके से किसी कारणवश वंचित रहे बच्चों के टीकाकरण की सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा टीकाकरण का विशेष अभियान किस अवधि में संचालित किया गया? तो 21 से 31 दिसंबर 2024। फिर क्या है? केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव। कौन है केंद्रीय पर्यावरण मंत्री? भूपेंद्र यादव। इनके द्वारा
कृषि आधारित किस पुस्तक का विमोचन किया गया? तो अरोरा पुस्तिका को। फिर है राजस्थान के किस टाइगर रिजर्व में बोट सफारी की योजना बनाई गई है? तो रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में। फिर आता है 19वीं इंडो जापान अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस, कहां पर? बायोकॉन 2024 का आयोजन कहां पर किया गया? तो यह बियानी गर्ल्स कॉलेज जयपुर में किया गया। उसके बाद पंजाब के राज्यपाल कौन? गुलाब चंद कटारिया के मुख्य आतिथ्य में विशाल किसान सहकार सम्मेलन 22 दिसंबर 2024 को कहां आयोजित किया गया? तो यह किया गया था दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ गोवर्धन परिसर उदयपुर में। कहां पर? उदयपुर में। और अटल ज्ञान केंद्र की स्थापना भी राजस्थान में की जाएगी। किसके लिए? यह की जाएगी युवाओं को जागरूक करने के साथ उन्हीं प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध करवाने के प्रदेश के प्रत्येक ग्राम पंचायत, कहां पर? प्रत्येक ग्राम पंचायत पर चरणबद्ध किए जाएंगे, स्थापित किए जाएंगे अटल ज्ञान केंद्र। और उसी के साथ देखिए यहां पर राजस्थान पुलिस के कार्मिकों को कल्याण के लिए राजस्थान पुलिस ने किस बैंक के साथ राजस्थान पुलिस सैलरी पैकेज के हेतु एमओयू किया है? तो वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई बैंक के साथ। और जयपुर कला सप्ताह के किस संस्करण का आयोजन 27 जनवरी से 3 फरवरी 2025 को किया? तो 4 यहां पर आयोजन। कौन सा संस्करण था? 4.0 संस्करण था वो। कौन सा संस्करण? 4.0। और राज्य सरकार के 1 वर्ष कार्यकाल पूर्ण होने पर 12 दिसंबर 2024 को आयोजित दौड़ शीर्षक क्या था? रन फॉर विकसित राजस्थान 2024, उसका क्या था? शीर्षक था। फिर क्या है हमारा? दरगाह हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर शरीफ में कौन सा उर्स रज्जब का चांद दिखाई देने पर? यह है 813वां। इंपॉर्टेंट। कौन सा? 813वां। फिर आता है नेक्स्ट के IITT यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर उड़ीसा में दिसंबर 2024 कौन सी? 24 से 27 आयोजित ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी तीरंदाजी चैंपियन में रजत पदक जीतने वाले गुमान सिंह का संबंध किससे है? तो वो है भरतपुर से है। कौन है? गुमान सिंह। कहां से? भरतपुर से। किसमें रजत पदक जीता? तीरंदाजी में पदक जीता है। पूछा जा सकता है गुमान सिंह का संबंध कौन से खेल से है? तो तीरंदाजी से है। उसके बाद राजस्थान में केंद्रीय सहभागिता के साथ राजस्थान सोलर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के लिए 2000 मेगावाट क्षमता का नया सोलर पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी गई है। इस सोलर पार्क के अंदर की भागीदारी कितनी रहेगी? तो 30% रहने वाली है। अब चलेंगे हमारे अंतिम मोड की ओर। यह है हमारा अंतिम पेज प्यारे विद्यार्थियों। तो देख लीजिए, राज्य मंत्रिमंडल ने 30 नवंबर 2024 को पंचायती राज संस्थाओं एवं नगर पालिकाओं के लिए 7वें वित्त आयोग, कौन सा? 7वां वित्त आयोग का गठन का अनुमोदन किया है। और इस आयोग की अवधि क्या होगी? तो 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2024 तक, 30 तक रहने वाली है। नेक्स्ट, राजस्थान मंत्रिमंडल ने प्रलोभन और कपटपूर्वक धर्मांतरण के प्रयासों को रोकने के लिए कौन सा बिल विधानसभा में लाने का अनुमोदन किया है? तो कौन सा है वो? दी राजस्थान प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वेंशन ऑफ रिलीजन बिल 2024। उसके बाद क्या आता है कि प्रदेश की सभी प्राथमिक स्वास्थ्य और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर आयोजित किए जा रहे मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य शिविरों में कितने प्रकार की जांच निःशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही है? तो 37 प्रकार की जांच। उसके बाद 16वां प्रकृति, कौन सा? 16वां प्रकृति अंतर्राष्ट्रीय वृत्तचित्र फिल्म महोत्सव दिसंबर 2024 में कहां पर आयोजित हुआ? तो जोधपुर जिले में। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस बनाया जाता है। उसके उपलक्ष्य में 12 दिसंबर 2024 से लेकर 12 जनवरी 2025 को किस रूप में मनाया गया? विवेक मास के रूप में बनाया गया। फिर क्या है? जयपुर जिला प्रशासन द्वारा नशा मुक्ति किस अभियान के लिए ई शपथ की वेबसाइट को 3 दिसंबर 2024 को लॉन्च किया? तो नशा मुक्त जयपुर अभियान लॉन्च किया गया। और यहां पर वर्तमान राज्य सरकार ने अपने प्रथम वर्ष कार्यकाल में 47 प्रधान खनिज ब्लॉक्स को नीलाम कर देश का कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो प्रथम स्थान। उसके बाद कुंभलगढ़ मेले को कौन सा संस्करण है राजसमंद में? वो है 18वां। कौन सा? 18वां। और जयपुर का कौन सा खिलाड़ी है जिन्होंने जम्मू में आयोजित 36वीं सब जूनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन, कौन सी? बैडमिंटन सात्विक है। कौन? सात्विक, जिन्होंने रजत पदक जीता। कौन सा? रजत पदक। और
सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में बड़ौदा की ओर से खेलते हुए, कहां से, बड़ौदा की ओर से खेलते हुए 51 गेंदों में 134 रन बनाने वाले भानु पुनिया का संबंध किससे है, जोधपुर जिले से। किससे, जोधपुर। क्या है ये है क्रिकेट है, क्या है, क्रिकेट से संबंधित है। और बोध गया बिहार, कहां पर है, बोध गया बिहार में आयोजित 43वीं राष्ट्रीय सब जूनियर नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप राजस्थान में पहली बार कौन सा पदक जीता है, तो रजत पदक जीता है। और 11वें इंडिया इंडस्ट्रियल फेयर 2025 का आयोजन कहां पर, उदयपुर में किया गया। और यहां पर 12 दिसंबर 2024 को प्राप्त आंकड़े के अनुसार 1000 पुरुष मतदाताओं के मुकाबले कितनी महिला मतदाता है, तो 930। और जीएसटी परिषद की 55वीं बैठक केंद्रीय वित्त कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में 21 दिसंबर 2024 को कहां पर आयोजित हुई, तो यह हुई थी जैसलमेर में। कहां पर, जैसलमेर में आयोजित हुई थी। यह था प्यारे विद्यार्थियों हमारा प्रादेशिक परिदृश्य। और एक बार रिवीजन और कर लेना 2 गुना की स्पीड में, या फिर इस बुक से पढ़ लेना। और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। देखिए आज हमने 10 या 11 पेज, 10 पेज किए हैं जो इंपॉर्टेंट थे, और इन 10 पेजों से क्वेश्चन है पूछे जाएंगे, तो पूछे जाएंगे लगभग 2-3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इन 10 पेजों से। मात्र 1 घंटा 9 मिनट की क्लास से पूछे जाएंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ पास में जो बेल आइकन है उसे जरूर दबा देना ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नई ऊर्जा, नई उमंग, नए मोटिवेशन के साथ प्यारे विद्यार्थियों। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत।